Hello everyone, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है HPRCA ने जितनी भी CBSE स्कूल्स के टीचर्स के लिए वैकेंसीज आउट की थी उनकी एग्जामिनेशन डेट्स आना अब स्टार्ट हो गई है। जेबीटी कमीशन के लिए और फिजिक्स टीचर्स के लिए जो एग्जाम होना था उसकी एग्जामिनेशन डेट्स आ गई हैं, तो जल्दी ही बाकी और एग्जाम्स की डेट्स भी आउट कर दी जाएगी। तो सीबीएसई स्कूल्स के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनमें सीडीपी सेक्शंस के किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपने सीडीपी को किस हिसाब से अप्रोच करना है आपको इसका आइडिया लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स टीचर का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एचपीआरसीए के द्वारा 26 मार्च को पहली शिफ्ट में, उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। पहला क्वेश्चन था, if a teacher uses group discussion to recall key points at the end of lesson, which phase is being applied? कि अगर एक टीचर लेसन के एंड में की पॉइंट्स को रिकॉल करता है तो वो इनमें से कौन सी फेज को अप्लाई कर रहा है। पहली ऑप्शन है इवेल्युएशन एंड फीडबैक, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन या फिर रिकैप्चुलेशन। तो देखिए, रिकॉल करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या होता है, रिकैप्चुलेशन होता है। बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है रिकैप्चुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। दो चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक दिस माइक या ये पेन या ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट होती हैं। और सॉफ्टवेयर में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है जिसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ई बुक कंटेंट, ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड जो है ये क्या है, ये एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 था, थ्रू ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन लर्निंग? कि ट्रायल और एरर के द्वारा इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको स्ट्रेंथन करती है। तो ट्रायल एंड एरर की जब हम बात करें तो हमें नाम याद आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, जिनमें उसने क्या किया था, एक कैट को एक पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था और बिल्ली बार बार ट्राई करती है और बार बार गलतियां करती है। वो कोशिश करती है इस बॉक्स को ओपन करने की क्योंकि उसने बाहर एक फिश रखी हुई होती है। तो बिल्ली बार बार अलग अलग जगह पर प्रेस करेगी ताकि वो इस गेट को ओपन कर पाए और एंड में एक टाइम ऐसा आता है कि वो सही जगह लीवर को प्रेस कर देती है जिससे ये गेट ओपन हो जाता है। लाइक ट्रायल और एरर कोई ऑर्गेनिज्म करता है लर्निंग करने के लिए। अब जब ये ओपन हो जाएगा और उसको बदले में फिश मिल जाएगी गेट ओपन होने के बाद, फिर कुछ टाइम के बाद हम उसको दोबारा वैसे ही बंद करेंगे। अब बिल्ली को जब भी ये गेट ओपन होगा तो उसके बाद क्या मिलेगी, फिश मिलेगी। तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगी किस चीज़ के लिए, इस गेट को ओपन करने के लिए। अब गेट ओपन करना उसने कैसे सीखा, कि ट्रायल और एरर करने में जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में एक स्ट्रेंथन्ड बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड तब स्ट्रांग बनता है जब हर एक ट्रायल के बाद या हर एक रिस्पॉन्स के बाद बिल्ली को क्या मिल रही है, फिश मिल रही है। मतलब जितने ज़्यादा आप ट्रायल्स करोगे और हर एक बार आपको क्या मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी ही आपकी लर्निंग भी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखो, पहला ऑप्शन था रिपीटेड फेलियर्स, कि अगर ट्रायल एंड एरर आप करोगे और बार बार फेलियर होता रहेगा तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। पर अगर आपको सेटिस्फाइंग फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, कि कोशिश करने के बाद आपको क्या मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, तो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेटिस्फाइंग फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड्स। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स जो है ये ट्रायल एंड एरर में नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग फीलिंग्स ऑफ रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिस्क्राइब अ गुड असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स, कि इनमें से कौन सी एक अच्छी मैथमेटिक्स की असाइनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। पहला है शुड कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये तो अच्छी बात है। शुड मोटिवेट एंड एंगेज स्टूडेंट्स, ये भी अच्छी बात है। टू चैलेंज स्टूडेंट्स, इट शुड बी वेग एंड लेंथी, अगर असाइनमेंट वेग और लेंथी होगी तो ये बात कैसी है, ये एक गलत बात है। शुड बी रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज, की असाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों ने जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। हमसे पूछा गया है गलत ऑप्शन के बारे में कि कौन सी बात गलत है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। टू चैलेंज स्टूडेंट्स, इट शुड बी वेग एंड लेंथी, वेग और लेंथी असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर गाइडेंस सर्विसेज डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में जो गाइडेंस सर्विस होती है वो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से किस हिसाब से रिलेटेड होती हैं। पहला ऑप्शन है दे फुली रिप्लेस द रेगुलर टीचिंग फंक्शंस इन स्कूल, कि गाइडेंस पूरे तरीके से टीचिंग फंक्शंस को रिप्लेस कर देती है। नो, दे आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि गाइडेंस टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से पूरी तरह अलग होती है। नो, दे आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, कि इनका सिर्फ रूटीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं उनके साथ ही रिलेशन होता है, ये बात भी गलत है। दे हैव जोन्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनका टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है, इनकी इंटर रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड होती हैं। तो जब भी हम बच्चों को टीच करते हैं तो उसमें हम उनको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस तो देते ही हैं, और सेम थिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि दे हैव जोन्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद करने हैं। ये जो वैकेंसीज आ रही हैं या हाल ही में टीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें क्वेश्चंस एनालिटिकल या फिर एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा आपको फैक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी किसने दी है ये पता नहीं होना चाहिए, आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंस। तो देखिए पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उन्होंने उसमें कुछ चीज़ों की बात की है, जैसे कि असिमिलेशन या फिर अकोमोडेशन। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपने उसमें स्कीमा पढ़ा होगा। स्कीमा क्या होता है, जो हमारे दिमाग में फोल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, कि जो भी नॉलेज स्टोर है हमारे माइंड में उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा स्कीमा। अब अगर आप अपनी नॉलेज में कुछ ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है असिमिलेशन। और जब आप इस नॉलेज में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसमें कुछ मॉडिफाई करते हो तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पर MOD आ रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन, कि मॉडिफिकेशन इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज अकोमोडेशन। ठीक है, और जब आप कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है असिमिलेशन। और स्कीमा क्या होता है, जो भी हमारे दिमाग में क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे कहा जाता है स्कीमा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा में कुछ चेंज करने से रिलेटेड होती है, असिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पढ़ा कि अगर कुछ हम चेंज कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज अकोमोडेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज अकोमोडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, इन मैथमेटिक्स
Which method involves breaking a problem into small parts and moving from unknown to known? कि मैथमेटिक्स में कौन सा मेथड है जिसमें हम एक बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में? पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिकल मेथड, इंडक्टिव मेथड या फिर सिंथेटिक मेथड। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ना, इससे प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है एक हिसाब से डिस्कवरी लर्निंग, कि बच्चे को आप खुद डिस्कवर करके लर्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा। इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स देंगे, उससे फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे या एक रूल को फॉर्म करेंगे। ये होता है इंडक्टिव मेथड। सिंथेटिक मेथड में ये होता है कि आपके पास अलग अलग स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको कंबाइन करके आप किसी एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आप सिंथेसाइज करोगे क्या? एक कंक्लूजन, वो होगा सिंथेसिस मेथड। और एनालिटिकल मेथड में क्या होता है? एनालिसिस करना क्या होता है? आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया और हर एक पार्ट को डीपली स्टडी किया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा एनालिटिकल मेथड, कि एनालिटिकल मेथड में हम ब्रेक करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार हाउ डू लर्नर्स एक्वायर नॉलेज, कि लर्नर्स नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं? बाय मेमोराइजिंग फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, by imitating others without reflection, by receiving a fixed body of knowledge, या फिर by constructing their own meaning from the experience। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म में ये माना जाता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज बाय हिमसेल्फ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में हम कौन से एक साइकोलॉजिस्ट है जिनको बहुत पढ़ते हैं? वो है पियाजे। पियाजे वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म की जो धारणा है इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। द चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात कही गई है पियाजे के द्वारा। So the correct option is option D, by constructing their own meaning from the experience. Question number 9 है, a school plans a workshop to address students' health, emotional adjustment and leisure activities. Which type of guidance are they providing? कि एक स्कूल में बच्चों की हेल्थ, उनकी इमोशनल एडजस्टमेंट और लेजर एक्टिविटीज से रिलेटेड उनको गाइडेंस दी जाती है। तो ये किस प्रकार की गाइडेंस है? क्या ये एकेडमिक गाइडेंस है? नहीं। एकेडमिक तो पढ़ाई से रिलेटेड होती। वोकेशनल है? नहीं। पर्सनल है या फिर करियर है? करियर गाइडेंस भी नहीं है। ये है पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि हेल्थ, इमोशंस, इन सब से रिलेटेड गाइडेंस क्या आएगी? पर्सनल गाइडेंस। सो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन था, What is the main purpose of EduSat satellite launched in year 2004? कि 2004 में जो EduSat एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, उसका मेन पर्पस क्या था? टू सपोर्ट वेदर फॉरकास्टिंग एक्टिविटीज? नो। टू इम्प्रूव मोबाइल कम्युनिकेशन? नो। टू सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेली एजुकेशन? या फिर टू एनहेंस मिलिट्री सर्विलेंस सिस्टम्स? मिलिट्री से भी इसका कोई रिलेशन नहीं था। ये मेन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लॉन्च की गई थी। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। आपने बस क्या करना है, जो भी आपको थ्योरीज हैं या टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आराम से समझना है। रट्टा मारने पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उनके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप सीडीपी सेक्शन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम सेम इसी टाइप के प्रीवियस क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।